मैंने तुम्हें कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसका दूसरा नाम होता है प्रूडेंस। ठीक है, तो उसमें मैंने एक नॉर्मली फ्रेज की बात करी थी जिसका मतलब होता है डोंट एंटिसिपेट अबाउट प्रॉफिट, जस्ट फोकस ऑन योर लॉस। कहने का मतलब ये कि हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना चाहिए, लॉस पर, ना कि हम इस चीज की उम्मीद रखें कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। वो एक अच्छी बात नहीं है। प्रॉफिट की उम्मीद मत रखो, जो बुरा हो उसकी तैयारी करके रहो, हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होगा फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लॉस पर ध्यान दो। तो कई बार क्या होता है, ये प्रिंसिपल थोड़ा नुकसानदायक है। इस प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक है। मैंने इस प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके इसका एक ड्रॉबैक है, वो रह गया था। ठीक है, वो तुम्हें नोट में लिखना है। तो प्रिंसिपल के बाद एक नोट लिखो और नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो। मेनली फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही तुम्हें ड्रॉबैक लिखना है। ठीक है, ड्रॉबैक मतलब इस प्रिंसिपल में एक कमी है, एक नुकसानदायक बात है। जरा ध्यान से समझो। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रॉफिट पर मत ध्यान दो, लॉस पर ध्यान दो। अगर वो लॉस है उसको कैप्चर करने की तैयारी करो। ठीक है, और उस लॉस को खत्म करने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है, सभी वर्कर जितने भी मैनेजर्स हैं कंपनी के, सब जानते हैं यार कि ये प्रिंसिपल हमें लॉस पर फोकस करने को बोल रहा है। तो कुछ मैनेजर में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं इस प्रिंसिपल का। वो क्या करते हैं, क्या होता है, मान लो जैसे कि तुम्हें मालूम होगा जब कोई एसेट होती है तो एसेट समय के साथ साथ इसकी वैल्यू धीरे धीरे घिसने लगती है, कम होने लगती है। मतलब समय के साथ साथ इस पर क्या आता रहता है, डेप्रिसिएशन, मतलब नुकसान होता रहता है। एसेट पर समय के साथ साथ क्या होता रहता है, डेप्रिसिएशन। और तुम्हें मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर आएगा प्रोविजन वाला। ठीक है, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना किसी भी एसेट पर, मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, टाइपराइटर पर, किसी भी एसेट पर चाहे डेप्रिसिएशन हो, उस डेप्रिसिएशन पूरा करने के लिए एक वर्ड तैयार है, प्रोविजन। कंपनी क्या करके रखती है, प्रोविजन बना के रखती है। प्रोविजन कहने का मतलब एक तरीके की गुल्लक होती है कि डेप्रिसिएशन का खर्चा जहां से पूरा करना है उसके लिए क्या बना के रखो, एक प्रोविजन। प्रोविजन से वो पैसे निकालो और गुल्लक से वो पैसे निकाल के खर्च कर दो डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, प्रोविजन की आड़ में कंपनी एक सीक्रेट रिजर्व भी बना सकती है। मैनेजर क्या करेगा, सीक्रेट रिजर्व बना के रखेगा अपने खुद के पैसे के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए। और कंपनी को क्या दिखाएगा, कंपनी को दिखाएगा कि इस साल ये लॉस हुआ है, फायदा नहीं हुआ, लॉस हुआ है। और कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिट की छानबीन करेगी ही नहीं, वो उस लॉस को खत्म करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसने पहले से तैयार कर रखी थी। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अपने लॉस की तैयारी करके रखो। कंपनी पहले से लॉस के लिए तैयार बैठी थी, तो मैनेजर्स ने क्या करा, उस रिजर्व को बनाकर अपने पास रख लिया, कुछ पैसों का इकट्ठा करा और रिजर्व बना के अपने पास रख लिया। और कंपनी को क्या दिखा दिया, लॉस, कि इस साल ये लॉस हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी, बस उस लॉस को पूरा करने की कोशिश करेगी। और ये सीक्रेट रिजर्व किसके पास रहेगा, मैनेजर के पास। ऐसा अक्सर लोग करते हैं और इस प्रिंसिपल का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक अगर पूछे तो ही बताना, वरना नहीं। तो नोट के अंदर ए पॉइंट में ड्रॉबैक लिख लो, दिस प्रिंसिपल हैज अ serious drawback. This principle has a serious drawback. Has a serious drawback. By using this principle, by using this principle, by using this principle creates a secret reserve, creates a secret reserve, एक ऐसा रिजर्व जिसके बारे में कंपनी को ज्यादा नहीं पता होगा, ना ही वो जानना चाहती है। कंपनी को क्या पता चल गया, बस लॉस है, वो उस लॉस को पूरा करेगी, वो ध्यान ही नहीं देगी प्रॉफिट पर। ठीक है, वो ये अंदाजा ही नहीं लगाएगी कि यार प्रॉफिट होना चाहिए था, वो इस पर तो ध्यान नहीं देगी। वो देगी जो लॉस हुआ है इसको पूरा करो बस, है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल बोल रहा है डोंट एंटिसिपेट अबाउट प्रॉफिट। तो इस प्रिंसिपल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल क्रिएट्स a secret reserve,
क्रिएट्स अ सीक्रेट रिजर्व। वो किसी भी नाम से रिजर्व बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि इस साल डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन हमने 10 लाख का नहीं 15 लाख का बनाया है। वो ये कह सकते हैं, मैनेजर ये बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए जो प्रोविजन हमने तैयार करा है वो 5 लाख का नहीं 10 लाख का है, 10 लाख का नहीं 15 लाख का है। इस तरह से वो बोल सकते हैं। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल क्रिएट्स अ सीक्रेट रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन। वो क्या बना लेंगे, प्रोविजन ज्यादा बना लेंगे, जानकर प्रोविजन ज्यादा दिखा देंगे। उनको जो रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं कंपनी को, उनको रिकॉर्ड ज्यादा दिखा देंगे कि हमने इस साल इतना प्रोविजन बनाया था, और जबकि उन्होंने वो पैसा कहां पे डाल लिया है, अपने सीक्रेट रिजर्व के अंदर, जिसके बारे में किसको नहीं पता, कंपनी को नहीं पता। बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन का मतलब है उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लिया, ज्यादा प्रोविजन बना दिया जानकर। एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बताओ, क्या हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का रियल व्यू मिलेगा? फिर एक कंपनी होल्डर को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का रियल व्यू मिलेगा, कैप्चर हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रिंसिपल की वजह से बिजनेस का ट्रू व्यू पता ही नहीं चल पाता। हमें कैसी पिक्चर देखने को मिलती है? एक फेक पिक्चर, एक फेक आइडिया मिलता है हमें, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिख लो, लिखो हैंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may not depict, hence financial statement may not depict, may not बोर्ड पे लिखा हुआ है may not, financial statement may not depict a true view, मतलब हम उसमें एक सही व्यू डिपिक्ट कर ही नहीं पाएंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल सही व्यू नहीं देख पाएंगे, डिपिक्ट ही नहीं कर सकते हम। डिपिक्ट अ ट्रू व्यू एंड फेयर व्यू, ट्रू व्यू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, ट्रू व्यू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की एक सही पिक्चर हमारे सामने आएगी नहीं, हमें तो वही देखने को मिलेगा जो वहां के मैनेजर्स या वहां के जो भी होल्डर है, वहां के जो भी कर्मचारी, जो भी वर्कर लेबर है, जो हमें दिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है आसानी से। तो अगला प्रिंसिपल है, यह आज की क्लास में प्रिंसिपल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोस्ट कंसेप्ट 10th है तुम्हारा, कोस्ट कंसेप्ट। तो देखो कोस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, इसका दूसरा नेम वो लिख लेना, इसको ये भी बोला जाता है हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। कई बार क्या होता है, जब एक कंपनी किसी एसेट को खरीदती है, मान लो उसने फर्नीचर खरीद लिया 10,000 का, बिल्डिंग खरीद ली 10 लाख की, 10 लाख की एक बिल्डिंग खरीद ली सपोज। तो मुझे बताओ, हर एक एसेट को जब हम खरीदते हैं तो साल भर में, महीने भर में उस पर कुछ खर्चा करवाना पड़ता है। भाई किसी एसेट का अगर हम लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ क्या करवाना पड़ता है, खर्चा, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है नुकसान, कभी कुछ हो जाता है नुकसान, जिसके लिए एक शब्द बनाया गया है डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड होता है, डेप्रिसिएशन। मतलब जब हम उस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर क्या आता रहेगा, डेप्रिसिएशन। मतलब ये बताओ कि अगर उस मशीन की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 लाख थी, तो बताओ 3 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं ना, उसकी मार्केट वैल्यू बदल रही है ना बार बार। हो सकता है अगले साल इसकी वैल्यू सिर्फ 90,000 रह जाए, हो सकता है उसके बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 80,000 रह जाए। मतलब दिन प्रतिदिन इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, कम। लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग कितने की हुई भी है, सिर्फ 1 लाख की। हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं कौन सी वैल्यू पर, 1 लाख पर। क्या डेप्रिसिएशन अलग अलग लगता है 1 लाख के अलावा? फिर उसके अलावा नहीं लगता ना। हर साल डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है, उसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है।
तो ध्यान रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हम उसी प्राइस को कंसीडर करते हैं जब कोई एसेट खरीदी जाती है, उसी प्राइस को हमेशा कंसीडर करते हैं जब कोई एसेट खरीदी जाएगी, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू की। अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? अच्छा सोचो, अगर मार्केट वैल्यू जितनी चल रही है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बार बार, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। दोबारा से सारे रिकॉर्ड्स खोलो, उनकी वैल्यू को चेंज करो, फिर अगले साल फिर सारे रिकॉर्ड खोलो, और फिर इस साल मार्केट वैल्यू चेंज करो फिर डालो, फिर इस तरह से। तो ये कंसेप्ट काफी फायदेमंद है, ये बर्डन को थोड़ा कम कर देता है। हम ये मानकर चलते हैं केवल हम उसी प्राइस को कंसीडर करेंगे जिस साल हमने वो एसेट खरीदी थी, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़िया रहता है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लो, लिखो, एसेट्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेस। एसेट्स आर रिकॉर्डेड, assets are recorded according to their prices, according to their prices, according to their prices, ये वाला देयर आएगा, according to their prices are paid, अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेस आर पेड। मतलब जितने पैसे हमने उसके लिए पे करें केवल वही प्राइस ऐड किया जाएगा, आर पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेस आर पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखना, लिखो, इट इज रिकॉर्ड at the cost of purchase, it is record, उसी कॉस्ट को तो रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज की होती है, तो लिखो, it is record at the cost of purchase, it is record at the cost of purchase। तो मुझे बताओ, ये जो कॉस्ट होती है खरीदने की, अगर तुमने 10 लाख की रिकॉर्ड कर दी तो क्या जिंदगी भर 10 लाख की रहेगी? नहीं ना, इसकी वैल्यू धीरे 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 क्या होती रहती है? कम, ग्रेजुअली इट डिक्लाइन। कहने का मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे इसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है, ना कि रैपिडली, तेजी से नहीं करती, धीरे धीरे, साल भर में, महीने भर में, इस तरह से। तो लिख लो, इट इज रिकॉर्ड एट द कॉस्ट ऑफ परचेज बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बोर्ड पे लिखा हुआ है, but gradually its value reduces, but gradually its value reduces। और किसकी वजह से इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है? डेप्रिसिएशन की वजह से। साल भर उस पर क्या आता है? डेप्रिसिएशन। ग्रेजुअली इट्स वैल्यू रिड्यूसेस बाय डेप्रिसिएशन, इट्स वैल्यू रिड्यूसेस बाय डेप्रिसिएशन। तो मार्केट वैल्यू एसेट की बदल रही है बार बार, है ना, लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड में उसकी मेंशनिंग कितने की हुई है? उतने की जितनी तुमने खरीदी थी, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लो इसी के अंदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज, बोर्ड पे लिखा हुआ है में, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज बट फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, बट फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस इट विल बी सेम। अकाउंटिंग प्रोसेस में वो वैल्यू हमेशा सेम, बट फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस इट विल बी सेम। The market value of assets may change but for accounting process it will be same। ये वैल्यू क्या होती है? सेम। हाँ, एक एग्जांपल लिख लो, बढ़िया रहेगा। इसमें मत लिखना, कंसेप्ट काफी बड़ा हो जाएगा। एग्जांपल नोट में लिख लो। तो नोट के अंदर लिखो,
एक एग्जांपल तुम खुद से भी बना सकते हो, लिखो एन एसेट फॉर रुपीज 5 लाख, कितने रुपए की खरीदी है? 5 लाख। एन एसेट फॉर रुपीज 5 लाख परचेज्ड, एन एसेट फॉर रुपीज 5 लाख परचेज्ड, फॉर रुपीज 5 लाख परचेज्ड, 5 लाख परचेज्ड। तो मुझे बताओ जितने की हमने खरीदी है उसको रिकॉर्ड करेंगे या जो उसका रेट मार्केट में चल रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे? उसको नहीं ना। जितने की हमने, भाई हमने कंपनी से 10 लाख की उसने बताई थी, वो कहता मार्केट में 10 लाख का रेट चल रहा है, हमने उसे मोल भाव करके 8 लाख की लगवा ली। बताओ मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 8 लाख की रिकॉर्डिंग करूंगा या 10 लाख की? 8 लाख की करूंगा ना। हमें क्या पता मार्केट वैल्यू जितना मर्जी चले, हमें कितना मतलब है कि हमने कितने की खरीदी है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे मार्केट में 100 करोड़ की क्यों ना बिके। इसका मतलब थोड़ी ना कि हमने 100 करोड़ दी है। ठीक है। एन एसेट फॉर रुपीज 5 लाख परचेज वेदर इट्स मार्केट वैल्यू, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेदर इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख और 5 लाख, सॉरी वेदर इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख और 7 लाख, चाहे इसकी वैल्यू 4 लाख हो चाहे 7 लाख हो, मैं रिकॉर्डिंग कितने की करूंगा? 5 लाख की, क्योंकि मैंने कितने पे करें? 5 लाख, 5 लाख में खरीदा है। वेदर इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख और 7 लाख, वेदर इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख और 7 लाख, the asset will be recorded, the asset will be recorded its purchase price, the asset will be recorded its purchase price, asset will be recorded its purchase price। मतलब हम एसेट को किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे? परचेज प्राइस के, कि हमने उसे कितने में खरीदा है। ठीक है। तो सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है तुम्हारा मैचिंग प्रिंसिपल, और बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल है। इनकम और एक्सपेंस। मान लो इस साल तुमने खर्चा करा 7 लाख का, इस साल तुमने खर्चा करा है 7 लाख का और तुम्हारी इनकम थी 12 लाख सपोज। तो मुझे बताओ 12 लाख तुम्हारी इनकम थी और खर्चा था 7 लाख का, तो तुम्हें अब तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाएगा ना। और कितना पैसा बच जाएगा? 5 लाख बच जाएगा। तो मुझे बताओ इस साल तुम्हारी इनकम थी 12 लाख, खर्चा कर दिया 7 लाख, कुल मिलाकर फायदा कितने का हुआ? सिर्फ 5 लाख का ना। मतलब 5 लाख जो तुम्हारे पास बचे धंधा करने के बाद, 5 लाख जो तुम्हारे बचे वो तुम्हारा क्या है? फायदा, प्रॉफिट कहने का। अब ध्यान रखो शब्द बदल रहा हूं मैं, इनकम की जगह वर्ड यूज कर रहा हूं रेवेन्यू। कंपनी के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? रेवेन्यू। इनकम नॉर्मल होता है। ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो क्या निकल आता है? कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। ठीक है। तो अगला प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल रहा है हम कुछ ना कुछ मैच जरूर करते होंगे। बताओ ज्यादातर कंपनी क्या मैच करती है? वो ये देखती है क्या उसके एक्सपेंसेस कितने हुए और रेवेन्यू कितनी हुई है। मान लो उसकी रेवेन्यू हुई 10 और इस साल खर्चे हो गए 15, क्या फायदा हुआ है? नहीं, इतना तो नुकसान हो गया। देखो 15 का खर्चा करा था, 10 की रेवेन्यू है, 5 का नुकसान हो गया बेचारे का। ठीक है। तो जब वो इन दोनों को मैच करती है तब जाके उसे क्या पता चलता है? प्रॉफिट के बारे में। तो बताओ मैचिंग प्रिंसिपल करना चाहिए ना। मैचिंग प्रिंसिपल हर कोई यूज करता है। ठीक है। ताकि वो अपनी कंपनी की रियल पोजीशन को पता लगा सके। एसेट को लायबिलिटी के साथ मैच करता है, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करता है, प्रॉफिट को लॉस के साथ मैच करता है, इस तरह से। तो मैचिंग प्रिंसिपल इट्स दैट प्रिंसिपल विच अप्लाई द रियल पोजीशन ऑफ द कंपनी
जो हमें क्या अप्लाई करके देता है, रियल पोजीशन। खैर मैचिंग प्रिंसिपल के लिए 2 लाइनें लिख लो, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, कम आता है लेकिन ये। तो लिखो इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग, इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग, it is necessary for accounting to match revenues of the period, बोर्ड पे लिखा हुआ है, to match revenues of the period with the expenses। हम रेवेन्यू को मैच करेंगे किसके साथ, एक्सपेंसेस के साथ। to match revenues of the period, to match revenues of the period with the expenses of that period, with the expenses of that period। ठीक है, मतलब हमें मैच करना चाहिए, वी शुड डू टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, तो ये मेनली वो प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करने के लिए करता है। तो लिख लो टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट प्रॉफिट, टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे बताओ कुछ रेवेन्यू ऐसी भी तो होती हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली होती हैं। मान लो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे बताओ, चलो इन्वेस्टमेंट छोड़ो, लोन ले लो, लोन। बताओ, लोन तो तुम्हें मालूम होगा, कंपनी अक्सर क्या करती है, बैंकों से लोन लेती है, लेकिन लोन के बदले कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा उधार ले लेती है। लोन मतलब उधार में पैसा ले लिया बैंक से। तो बताओ, बैंक वाले यूं ही दे देंगे क्या, यूं ही नहीं देंगे, बदले में वो तुमसे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। बदले में वो तुमसे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं, बिना ब्याज के पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये जो तुम इंटरेस्ट दोगे, लोन का पैसा तो दोगे ही दोगे। मान लो 10 लाख का तुमने क्या लिया, लोन, 10 लाख का तुमने बैंक से किया लिया लोन, और उस पर 1 लाख का तुमने क्या दिया, इंटरेस्ट। तो टोटल तुम कितने देने वाले हो, 11 लाख। यही तो दोगे भाई, 10 लाख तो दोगे लोन के वापिस पैसे, और 1 लाख तुम इंटरेस्ट का दोगे, तो टोटल तुम कितने लाख रुपए दोगे, 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए अगर तुम बैंक को देते हो, तो बताओ इंटरेस्ट का पैसा अभी तो नहीं दिया, फ्यूचर में दोगे ना। ये थोड़ी ना जिस दिन लोन लिया उसी दिन दे दिया वापस, फिर लिया ही क्यों है, इंटरेस्ट देने के लिए नहीं। लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है कुछ समय बाद दिया जाता है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जितने टाइम के लिए तुमने लोन लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें फ्यूचर में कभी ना कभी देना पड़ेगा ना। और तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है, ऐसी चीजें जो तुम्हें फ्यूचर में कभी ना कभी पे करनी है, तो वो तुम्हें देना तो पड़ेगा ही, यानी कि अभी तक नहीं दिया है तो वो क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग। क्या होता है वो वर्ड, आउटस्टैंडिंग। जो चीज तुमने अभी तक नहीं दी है, देनी तो पड़ेगी। तो मुझे बताओ, बेशक नहीं दिया है, देना तो पड़ेगा। एक्सपेंस है या नहीं है, एक्सपेंस तो माना जाएगा ना। ये थोड़ी ना है कि दोगे नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी तो तुम्हें पे करना ही करना है। आउटस्टैंडिंग हुआ तो क्या हुआ, देना तो पड़ेगा ना, यानी कि तुम्हारा वो खर्चा तो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो मुझे बताओ, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस तो तुम कर रहे हो, क्या इस एक्सपेंस में इसको लोगे या नहीं लोगे। भाई कभी ना कभी जब पे करोगे तो करोगे तो सही ना, ऐसा थोड़ी ना छोड़ दोगे। तो ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी ले लेते हैं, और जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक एक्रूड इनकम को ले लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज को कंसीडर करते हैं इस प्रिंसिपल के लिए। तो लिख लो, दिस प्रिंसिपल कंसीडर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, this principle consider all outstanding expenses, all outstanding expenses comma prepaid expenses। prepaid मतलब जो तुमने समय से पहले ही दे दिया, वो तो एक ही बात है। कुछ लोग समय के बाद भी नहीं देते, कुछ लोग समय से पहले दे देते, कुछ लोग समय पर देते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। This principle consider all outstanding expenses, comma prepaid expenses, comma accrued income, accrued
इनकम एटसेट्रा। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 12वां प्रिंसिपल है जो कि लास्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर इन 11-12 प्रिंसिपल को एक एक दो दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ट्वेल्थ, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट बोलो या डुअलिटी प्रिंसिपल बोलो, डुअलिटी प्रिंसिपल नाम से ही पता चल रहा है। डुअल, डुअल का मतलब दो, और दो का मतलब दो साइड, और दो साइड का मतलब डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये डबल एंट्री पर बेस्ड प्रिंसिपल है। ये कहता है हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया गया है, डेबिट रूल और क्रेडिट रूल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, तो लिख लो। और वो भी इक्वल, ऐसा थोड़ी ना है तुमने फर्नीचर 5 लाख का खरीदा है तो डेबिट में तो 5 लाख डाल दिए, लेकिन कैश के अंदर तुमने 4 लाख डाले, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा कैसी होनी चाहिए? इक्वल। अगर तुम्हारी वो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस भी इक्वल नहीं आने वाला। ठीक है, तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होता है। डुअलिटी मतलब डुअल एस्पेक्ट, तो लिख लो देयर इज डुअल एस्पेक्ट्स, there is THERE, there is dual aspects of every transaction। हर एक ट्रांसैक्शन के दो नेचर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। there is dual aspects of every transaction in the business, in the business there is dual aspects of every transaction in the business। लिख लो that is a debit and a credit, that is a debit and a credit of equal amount, debit and a credit of equal amount। एक एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीनरी, इसी में लिख लो एग्जांपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल ज्यादा बड़ा नहीं है तो एग्जांपल इसी में लिख लो। फॉर एग्जांपल परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज्ड मशीनरी, फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000। मुझे बताओ, तुमने जर्नल एंट्री में खूब कराए, मशीनरी जब हम किसी से परचेज करते हैं तो बताओ मशीनरी हमारे पास आएगी ना? मशीनरी आएगी तो मशीनरी को तो करेंगे डेबिट, मतलब डेबिट कितने का हुआ है? 50,000 का। लेकिन पैसा गया है आया? पैसा तो गया, मशीनरी तुमने ले ली, पैसा वो लेके चला गया, इसका मतलब कैश चला गया। कैश चला गया तो कैश को करेंगे क्रेडिट, और कितने अमाउंट का? 50,000 का, है ना? तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखवाया ना, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000, उसके बाद एक लाइन छोड़ के बिल्कुल इसी तरह से लिख लो ये दोनों पॉइंट, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। इनका इक्वल होना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इनका इक्वल होना हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, खैर ये पार्ट लिख लेना।